वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज की जॉब अपडेट के अंदर है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 की लास्ट डेट पहले 15 दिसंबर थी, अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया। 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट हो गई है क्योंकि साइट बिजी होने के कारण इसे एक्सटेंड किया गया है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर +2 चाहिए। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 15 दिसंबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका स्टैचू बनाया गया है गुजरात के अंदर नर्मदा जिले के अंदर सरदार सरोवर डैम के पास में ये स्टैचू बनाया गया है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्टैचू है, सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी? क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम जब अंग्रेज हमें 500 से ज़्यादा टुकड़ों के अंदर 500 से ज़्यादा रियासतों के अंदर छोड़ के गए थे, तो उन्हें एकीकृत करने का जो श्रेय है वो पूर्ण रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। इसलिए इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार पटेल जी को। और इन्हीं की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 15 दिसंबर को। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तो इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में देशी रियासतों के एकीकरण में इनकी अत्यंत भूमिका रही है। 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी तो आज़ादी से पहले ही विलय हो गई थी, लेकिन हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई से और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसे विलय पत्र के माध्यम से जो भारत के अंदर मिलाया गया था। ये भी पूर्ण रूप से सरदार पटेल जी की जो भूमिका थी उसके अंदर, और उनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी किसने जारी की है? ये विजन है 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नीति आयोग की बात करें तो ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। जो पहले योजना आयोग था उसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया था ताकि जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग की जाती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी इंक्लूड किया जा सके। बात करें नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री रहेगा, यानी कि वर्तमान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर? प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की जगह इसे स्थापित किया गया था, नीति आयोग को। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है अमिताभ कांत। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन हुआ है? यह आयोजन किया गया है कहां? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर सतत पर्वत विकास शिखर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। बात करें इस बार के 2020 की थीम की तो एमर्जिंग पाथवे फॉर बिल्डिंग ए रीसाइलेंस पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडप्शन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ये इस बार की थीम है 2020 की। ये पूरा कंटेंट एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और इस जो विकास शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी की है सतत विकास मंच उत्तरांचल के द्वारा, देहरादून के द्वारा की गई है। बात करें उत्तराखंड की, ये है मैप के अंदर उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है
देहरादून और गैरसैंण। विंटर के अंदर तो रहती है देहरादून और समर के अंदर रहती है गैरसैंण। और इनके गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, और फूलों की घाटी अक्सर पूछी जाती है, कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। और एक यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने जा रहा है? ओला कंपनी सुनी होगी आपने, OLA। इसकी बात करें तो ये जो आप टैक्सी हायर करते हो बड़ी सिटीज के अंदर, तो वहां ये टैक्सी की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है ओला कंपनी। इसने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने जा रहा है। ये कहाँ करने जा रहा है? ये जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। ओला कंपनी, जैसे उबर भी है ओला भी है, ये टैक्सी फैसिलिटी अवेलेबल करवाती हैं बड़ी सिटीज़ के अंदर। अब इसने अपना पहला कारखाना स्थापित करने का फैसला लेने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 2400 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करेगी ओला। ओके, अब तमिलनाडु के अंदर करेगी, ये है मैप के अंदर तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, CM है एडापट्टी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु का राज्य नृत्य है भरतनाट्यम। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार किसको सौंपे जाने की घोषणा की है? जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसने जो 2023 के अंदर पुरुष हॉकी विश्व कप है उसकी मेजबानी दी है दूसरी बार लगातार, उड़ीसा को दी जा रही है। 2018 के अंदर हुआ था जो पुरुष विश्व हॉकी कप, उसकी मेजबानी भी उड़ीसा को मिली थी। अब लगातार दूसरी बार उड़ीसा को इसकी मेजबानी मिली है। 2023 के अंदर ये टूर्नामेंट होगा, ये इसका 15वां संस्करण होगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम के अंदर इसे आयोजित किया जाएगा। ओके, बात करें इस विश्व कप की तो ये हर 4 साल बाद इसे आयोजित किया जाता है। लास्ट टाइम भी उड़ीसा में हुआ था, अब भी उड़ीसा में होगा। बात करें उड़ीसा की, ये है मैप के अंदर उड़ीसा के अंदर है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, नवीन पटनायक, कैपिटल भुवनेश्वर, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के सिरसा जिले से। और उड़ीसा के अंदर ये प्रमुख इसके हवाई अड्डे हैं। ये एज इट इज आपको कंटेंट PDF के रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए कहाँ एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? RBI ने अपनी एक नई ब्रांच जो कि एक ऑटोमेटिक बैंक होगा, ये कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। अब RBI की बात करें, RBI द्वारा स्थापित किया जा रहा है। RBI के द्वारा ही नोटों को क्या किया जाता है? उनकी छपाई की जाती है, उनका वितरण किया जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा काम क्या होगा कि जो पुराने नोट गल फट सड़ जाते हैं उनको नष्ट भी यहीं किया जाएगा इस स्वचालित केंद्र के अंदर। और बात करें RBI की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर, और इसके गवर्नर है 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है? क्रिसिल द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की GDP चालू वित्त वर्ष के अंदर, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसके अंदर -7.7% रहने का अनुमान लगाया है। इसने पहले अनुमान लगाया था कि -9% रहेगी, लेकिन अब इसमें इसने संशोधन कर दिया है कि अब ये -7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है क्रिसिल के द्वारा। और बात करें कि इसने नेक्स्ट वर्ष क्या किया है कि 10% के साथ भारत की ग्रोथ की संभावना जताई है नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2021-20। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 17 दिसंबर को संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगा? 17 दिसंबर को लॉन्च करेगा कौन? इसरो जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, ये 17 दिसंबर को अपने इसके PSLV C50 के द्वारा ये लॉन्च करेगा CMS-01 को, जिसका पहले नाम क्या था? GSAT
12R इसका नया नाम है CMS-01, इसे लॉन्च करेगा 17 दिसंबर को। बात करें इसरो की तो इसके अध्यक्ष हैं KS शिवान और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। 1969 के अंदर स्थापना हुई थी इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? यूनेस्को द्वारा बांग्लादेश के प्रस्ताव पर, बांग्लादेश ने यह प्रस्ताव रखा था 2019 के अंदर, उस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। 2021 के अंदर पहला ये पुरस्कार दिया जाएगा और साल में 2 बार ये पुरस्कार दिया जाएगा, और हर तीसरे साल बाद जब 6 बार ये पुरस्कार दे दिया जाएगा उसके बाद इसमें संशोधन के लिए इसमें बैठक बुलाई जाएगी। ओके, अब बांग्लादेश के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डमैन प्राइवर्निया पुरस्कार 2020 किसने जीता है? गोल्डमैन प्राइवर्निया पुरस्कार 2020 ये जीता है पाल सिंह टवा ने। पाल सिंह टवा ने, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा दिया जाता है गोल्डमैन प्राइवर्निया पुरस्कार 2020, ये पाल सिंह टवा जो कि म्यांमार की हैं, उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है और 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंद केसरी खिताब जीतने वाले प्रसिद्ध भारतीय पहलवान श्रीपति खान चांदले का निधन हुआ है। उन्होंने हिंद केसरी खिताब कब जीता था? हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है भारतीय पहलवान श्रीपति खान चांदले को। बात करें इन्होंने हिंद केसरी का खिताब कब जीता था, तो इन्होंने 1959 के अंदर दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम के अंदर पहलवान रुस्तम ए पंजाब बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान है, और इन्हें, जो ये श्रीपति खान चांदले थे, इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव छत्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।